नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओनली आईएएस फाउंडेशन चैनल पे। मैं जगदीश चंद्र जांगिड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉर्डियली वेरी वार्म वेलकम बैक टू द सेशन। दोस्तों, मैपिंग मानचित्र यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग का एक बैकबोन बनाता है। चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं करंट अफेयर्स, हर एक स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को जानना और उस लोकेशन के आधार पे जो है विषय वस्तु को, उसके इंसाइट्स को और क्रिटिकल और बेहतर उसके परिप्रेक्ष्य में जानना, यह लक्ष्य रहने वाला है आज के इस सत्र का। जो सेशंस हम आज से यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक प्रीकर्सर सेशन है। दिस सेशन विल बी लाइक 10-20 मिनट सेशन, जहां पे एक ओवरव्यू दे दिया जाएगा आपको, सागर में गागर भरने की बात की जाएगी। विल ट्राई टू मैक्सिमाइज योर लर्निंग पोटेंशियल। वेलकम बैक टू द सेशन। और अगर ये सेशन अच्छा लगे तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा और लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या फीडबैक है। अगर हम हमारे ग्लोब को देखें दोस्तों, तो ग्लोब हमें कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि एक 3D स्ट्रक्चर है, मिनिएचराइज्ड वर्जन ऑफ द अर्थ। बट अर्थ डजंट लुक लाइक दैट एग्जैक्टली। अर्थ का शेप जियोइड है, भूआब हिंदी में कहा जाता है। कोई ज्योमेट्रिक शेप जो है वो अर्थ को प्रतिबिंबित नहीं करता है। सो व्हाट एग्जैक्टली द शेप ऑफ द अर्थ, उसे हम कहीं न कहीं अपने पास में जो है एक 3D से 2D स्ट्रक्चर में रखें तो हमारे पास में मानचित्र मैप कुछ इस तरह दिखाई देता है। कई एटलसेस का ज्ञान हमने लिया होगा और उसके आधार पे हमें पता है कि सर हमारे पास में महाद्वीप और महासागर है। मतलब अर्थ की सरफेस पे, लिथोस्फीयर पे कुछ जगह है जो सतही है, लैंड बेस्ड है, कुछ जगह पे जो है आपके पास में महासागर है, जहां पे सलाइन सॉल्ट वाटर देखने को मिलने वाले। दुनिया के सारे महासागर जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड। कुछ महाद्वीप हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड देखने को मिलेंगे, बाकी अन्य महाद्वीप जो है वह पृथक सेपरेटेड भी देखने को मिलेंगे। मूविंग बैक, हम इस मैपिंग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और इस मैपिंग सेशन के अंतर्गत मैं आपका ध्यान लेने आना चाहता हूं, जो यूपीएससी के स्टूडेंट, पीसीएस के, एनडीए के, एसएससी के, स्कूल के स्टूडेंट्स हो, चाहे किसी भी वनडे एग्जामिनेशंस के अंतर्गत ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सीरीज को पूरा अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा दोस्तों। कंसेप्ट सीरीज का ये जो लेसन चल रहा है, इसका अगर आपको पढ़ना हो, रिविजन नोट्स चाहिए, तो कहां पे मिलेंगे? इस टेलीग्राम हैंडल जगदीश जांगिड़ सर पीडब्ल्यू पे, या आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करें जे सर यूपीएससी। ये लिखने मात्र से ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये कंसेप्ट सीरीज आप लोगों के लिए ही है दोस्तों। और हमारे पास में जो दुनिया है आज की तारीख में, उस पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है उसकी हम लोग जानकारी लेते हैं। सबसे पहले है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ये है नॉर्थ अमेरिका। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है दोस्तों फिर आपके पास में? दिस इज द साउथ अमेरिका। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें आपके पास में, तो ये है यूरोप। यूरोप अगर आप देखेंगे तो वह कहीं न कहीं एशिया से कनेक्टेड भी देखने को मिलेगा आपको। ये वाला है आपका अफ्रीका। और क्योंकि आपका जो यूरोप और एशिया दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड, ये एशिया वाला येलो वाला रीजन, जो ये पूरा सिनाई पेनिनसुला आप ले सकते हैं आपके पास में, और इसके आगे का ये पूरा एरिया साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑल। सो यह रीजन यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। कमिंग बैक टू द आइलैंड कॉन्टिनेंट, जिसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, दे बोथ आर पार्ट ऑफ द सेम आइलैंड कॉन्टिनेंट, दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलिया ओनली। अर्थ के सदर्न पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पे आपको एक और कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, जिसे हम एंटार्क्टिका के नाम से जानते हैं। पूरा ये बर्फ से आच्छादित है, इट इज आइस कवर्ड, स्नो कवर्ड। मूविंग बैक, इन कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन आई गेस हम लोगों ने बहुत ही बेसिक तरीके से जानी, कहां पे क्या लोकेटेड है। ओशियंस को भी जानना जरूरी है। ओशियन को जानने के लिए मैं आपको यहां बताना चाहूंगा हमारे पास में कि ये वाला है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। अगर मैं इक्वेटर के नीचे चला जाऊंगा तो मुझे साउथ पैसिफिक ओशन भी देखने को मिलेगा। सो ये लेफ्ट और राइट में जो है दोनों ही कंटिन्यूअस पार्ट है। और अगर आप इसको ग्लोब पे देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, सो दिस इज द सेम पार्ट जो हमारा नॉर्थ साउथ अमेरिका के आसपास में है, ठीक है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक। और जो ये एशिया के और ऑस्ट्रेलिया के पास है, इसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक भी कहा जा सकता है। तो पैसिफिक को हिंदी में प्रशांत लिखा जा सकता है। फिर इंडिया के साउथ में आता है इंडियन ओशियन। यह इंडियन ओशियन जो है दोस्तों, एकमात्र ओशन है जो किसी देश के नाम के ऊपर इसको नामांकित किया गया है, जो कि कंट्री इंडिया को डिनोट करता है। अपार्ट फ्रॉम इट हमारे पास में है एक एश शेप के अंदर तीसरा
एक और आपका ओशन है अटलांटिक ओशन। इसमें भी इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट जो है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और इक्वेटर के नीचे वाले पार्ट को हम साउथ या अटलांटिक ओशन इसका नाम देने वाले। नाउ अगर आप देखेंगे ये एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका जो है ये है आपका साउथ पोल पे। अगर नॉर्थ पोल पे आ जाएंगे तो यहां पे आपको आर्कटिक देखने को मिलेगा। आर्कटिक जो है वो ओशन है, एंटार्क्टिक क्या है, कॉन्टिनेंट है, ये याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम इट ये एंटार्क्टिक के चारों तरफ जो है आपको यहां पे भी जो है पानी देखने को मिलेगा, दैट इज द सदर्न आर्कटिक ओशन, है ना। इसको क्या कहते हैं आप लोग, सदर्न ओशन के नाम से, दक्षिणी महासागर के नाम से भी इसको जाना जाता रहा है। दुनिया के कुछ मेजर आइलैंड्स हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। दुनिया की इन मेजर आइलैंड्स में सबसे पहले मैं नाम देना चाहूंगा आपको ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड जो है दोस्तों आपके पास में ये यूरोप के डेनमार्क के क्षेत्र अधिकार में, जुरिस्डिक्शन में आता है दोस्तों। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो एल्समेयर आइलैंड देखने को मिलेगा जो कि कनाडा के नॉर्थ में है, और ये पूरा आर्कटिक जोन के अंतर्गत फ्रिजिड जोन में आता है। टेम्परेचर इज वेरी लो। अपार्ट फ्रॉम इट यहां पे आपको बैफिन आइलैंड देखने को मिलेगा। दिस इज द बैफिन आइलैंड जो कि कनाडा के ही नॉर्थ पार्ट में देखने को मिलने वाला है। अगर हम यहां पे देखेंगे यूके, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, इन तीनों को कलेक्टिवली देखें तो ये भी आइलैंड्स ही, इन्हें तीनों को इकट्ठा ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, जो कि आइल्ड्स है, और इनको आइसलैंड लिखा जाता है, ISLET के नाम से, है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन आपको याद रहना चाहिए। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में पायरेट्स ऑफ कैरेबियन पढ़ा था ना, क्योंकि यहाँ कैरेबियन सी है तो इसमें कुछ आइलैंड्स है इस सी के आसपास में, इसको हम लोग कैरेबियन आइलैंड्स का नाम देते हैं। वेस्ट इंडीज वगैरह नाम सुना है आपने, राइट। सो दीज आर द कैरेबियन आइलैंड्स ओनली। मूविंग फॉरवर्ड यहां पे हमारे अफ्रीका के पास में मेडागास्कर। जब ये इंडियन प्लेट टेक्टोनिकली मूव करके नॉर्थ में जा रही थी तो मेडागास्कर भी कहीं न कहीं इंडियन प्लेट से जुड़ा हुआ था और यह सेपरेट होता तो मेडागास्कर भी क्या है आपके पास में, अफ्रीका के पास में एक आइलैंड है ना। अफ्रीका के पास में इंपॉर्टेंट आइलैंड से इनकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक ऐसे ही आपके ऑस्ट्रेलिया के पास में भी न्यूजीलैंड क्या है, एक तरह का आइलैंड है, इसकी भी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे यह अरेबियन ये वाला पेनिनसुला, यह पेनिनसुला में आपको जावा और सुमात्रा देखने को मिलेगा, है ना, जावा और सुमात्रा देखने को मिलेगा। दीज आर ऑल्सो वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम इट व्हेन वी आर डिस्कसिंग सुमात्रा वाली लोकेशन के आगे अगर हम लोग बढ़े दोस्तों, यहां पे आपको बोर्नियो आइलैंड देखने को मिल जाएगा। बोर्नियो आइलैंड के अगर आगे हम जाएंगे तो ये न्यू गिनिया आइलैंड देखने को मिल जाएगा, और ये न्यू गिनिया वाला आइलैंड है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नॉर्थ में, इट इज जस्ट नॉर्थ टू द ऑस्ट्रेलिया। आप अगर मैप लेके साथ में बैठे हैं तो आपको देखने को मिलेगा। अब आप आइए जापान के आसपास में। व्हेन यू आर कमिंग नियर टू द जापान, आपको यहाँ पे होन्सू, होकाइडो आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। जापान पूरा का पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है, और यह अलग अलग आइलैंड्स के कहीं न कहीं संयोजन से बना हुआ है दोस्तों। मूविंग फॉरवर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। इन इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज में सबसे पहले अगर आप देखेंगे बेरिंग स्ट्रेट, इस बेरिंग स्ट्रेट के एक तरफ तो यूरोप का एशिया का, रशिया वाला, साइबेरिया वाला रीजन आ जाएगा, दूसरी तरफ यहां पे अलास्का ये वाला नॉर्थ अमेरिका का ये हिस्सा जो कि अमेरिका का है, कनाडा के नॉर्थ वेस्ट में है अलास्का, उसके बीच में क्या है, बेरिंग सी आ जाएगा आपका। ठीक है सर। जापान के पास में क्या होगा, जापान और इस रीजन के बीच में ये आपका जापान सी हो गया आपका। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड ये चाइना है, दिस इज चाइना। चाइना के पास में जो है ये है ईस्ट चाइना सी। अगर मैं दक्षिण में आ गया यहाँ पे ये वाला रीजन तो ये है साउथ चाइना सी, दिस इज ईस्ट चाइना सी, दिस इज साउथ चाइना सी। इसके आगे अगर हम लोग बढ़े आपके पास में जापान से नॉर्थ में चले जाएंगे बेरिंग सी के पास में, यहां पे आपको देखने को मिलेगा सी ऑफ ओकोस्क। ठीक है। आपको कई सारी जब अलग अलग जब हम पढ़ने वाले हैं महासागरीय जलधाराएं, है ना, सो ओशनिक करंट्स पढ़ते वक्त यहां पे देखने को मिलेंगे कई सारी ओशनिक करंट्स, उसमें सी ऑफ ओकोस विल कम हैंडी टू ऑल ऑफ यू। मूविंग फॉरवर्ड इंडिया के पास में यहां पे इंडियन ओशन के पास में बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। यहां पे इस एरिया में क्या देखने को मिलेगा हमको, अरेबियन सी, ये है आपका अरब सागर। अपार्ट फ्रॉम इट जो सबसे इंपॉर्टेंटली अभी जो न्यूज में देखने को मिलता है कई बार कि ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सी है, तो यू विल फाइंड तस्मान सी। कौन सा सी है बेटा ये, यू विल बी फाइंडिंग तस्मान सी। मूविंग फॉरवर्ड पर्शियन गल्फ,
पर्शिया, जो आज का हमारा ईरान है ना, ईरान को पहले पर्शिया नाम से जाना जाता था। उसके पास में जो वाटर बॉडी है, गल्फ है, उसी के आधार पे नाम रखा गया पर्शियन गल्फ। सो हियर यू सी द पर्शियन गल्फ इज देयर। तो पर्शियन गल्फ जो है, यहां पे भी काफी ऑयल रिच रीजन्स हैं। तो ईरान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, इन सारी कंट्रीज के पास में एक अच्छी खासी मात्रा में ऑयल रिजर्व्स हैं। उसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं पर्शियन गल्फ है दोस्तों, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, यहां पे इसके नॉर्थ में आप देखेंगे कैस्पियन सी। कैस्पियन सी एक इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है दोस्तों, और इसको जब हम अलग अलग सॉल्ट वाटर बॉडीज पढ़ेंगे तो वर्ल्ड की फाइनाइट एक इंपॉर्टेंस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कौन कौन से फ्रेश वाटर लेक्स हैं, कौन कौन से आपके पास में सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, उसमें से यह एक है कैस्पियन सी। मूविंग फॉरवर्ड, कैस्पियन के बाद में यहां आ जाता है ब्लैक सी। अभी जो रशिया का और यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सी। वो यूक्रेन से और किससे बॉर्डर लगाता है आपके पास में, रशिया से बॉर्डर लगाता हुआ देखने को मिलेगा। देन हियर व्हाट विल हैव इज ब्लैक सी के आगे क्या, यहां पे आप देखेंगे मोजाम्बिक के पास में क्या है, मोजाम्बिक चैनल या मोजाम्बिक सी देखने को मिलेगा, अफ्रीका और मोजाम्बिक के बीच में, है ना। और ये वाला रीजन जो है जहां से पानी जो है इस रेड सी की तरफ जा रहा है, यहां पे गल्फ ऑफ एडन है। दिस रीजन, दिस जोन इज गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन, एडन की खाड़ी भी इसको लिखा जाता है। और अभी हाउदी रिबल्स का या ईरान के कई अटैक्स हमने सुने थे, इंडियन नेवी ने कई रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए थे। कहां चलाए थे, लाल सागर, रेड सी, लाल सागर, रेड सी। अफ्रीका को अरेबियन पेनिनसुला से पृथक करने का, सेपरेट करने का काम भी करता है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रूट भी है। फिर हम बात करते हैं मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर की भी हम लोग बात करते हैं। ये मेडिटेरेनियन सी हमारे अफ्रीका को कहीं ना कहीं इस यूरोप से सेपरेट करता है, हैंस मेडिटेरेनियन सी द नेम गोज बाय इट, ठीक है। यहां पे आप अफ्रीका के पास में है ना गल्फ ऑफ गिनी देखेंगे। गल्फ ऑफ गिनी आपको पता है यहां से इक्वेटर निकलती हैं और यहीं से ही आपकी प्राइम मेरिडियन निकलती है। ये इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन यहां पे आकर के इंटरसेक्ट करती हैं गल्फ ऑफ गिनी के पास में ही दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट मैंने पहले ही बताया था कैरेबियन आइलैंड्स कहां हैं, कैरेबियन सी के पास में, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में आता है सेंट्रल अमेरिका। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, इसके बीच में है सेंट्रल अमेरिका। और उसके अलावा आ जाते हैं ये कैरिबियन आइलैंड्स, और यहां वाला सी क्या है, ये कैरिबियन सी के नाम से जाना जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, इसके आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं जिसकी हम लोग जानकारी लेते हैं। कैरिबियन सी के बाद में आता है इस एरिया की सबसे बड़ी गल्फ, नाम है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्या नाम है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये वाला एरिया क्या हो गया सर, ये जो आपको पेनिनसुला दिख रहा है ना, दिस इज द कैलिफोर्निया, और इसके पास वाला जो एरिया है इस वाटर बॉडी को क्या कहा गया, फिर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से इसको जाना जाएगा। इसके नॉर्थ में है यहां पे अलास्का, दिस जोन इज अलास्का, कनाडा के ऊपर अमेरिका का एक राज्य है अलास्का, ठीक है। तो यूएसए के ये अलास्का रीजन के नीचे जो ये गल्फ रीजन है, ये वाला जो जोन है, इसको कहा गया हमने गल्फ ऑफ अलास्का, वी कॉल्ड इट गल्फ ऑफ अलास्का। अलास्का के नीचे ही आपको देखने को मिलेगा। अब आएंगे हम कनाडा पे, जो हमने यहां पे हडसन करके एक एरिया आइलैंड्स वगैरह बताए थे, ब्यूफोर्ट वगैरह, यहां पे आपको हडसन बे, हडसन खाड़ी देखने को मिलेगी। इसके आसपास में आप देखेंगे ऊपर है ना, ये अलास्का के ऊपर यहां वाले रीजन में तो ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सी देखने को मिलेगा। ब्यूफोर्ट सी इज वेरी इंपॉर्टेंट सी। अपार्ट फ्रॉम इट, ऊपर से जो ठंडा पानी है आर्कटिक का, वो नीचे की तरफ आता है लैब्राडोर करंट से। लैब्राडोर करंट किसके नाम पे पड़ा, इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सी भी यहां पे आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा। तो ब्यूफोर्ट सी, लैब्राडोर सी, हडसन बे, दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशंस दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट, ठीक है। बाकी इसके अलावा है बैफिन बे। बैफिन बे जो है अगर आप देखेंगे लैब्राडोर के ऊपर, तो इस वाले लोकेशन पे आपको बैफिन बे देखने को मिलेगा, है ना। हमने बताया था ब्रिटिश आइलैंड्स या फिर ग्रेट ब्रिटेन, उसके पार्ट्स में ऊपर नॉर्थ में है नॉर्थ सी। क्या है आपका, नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, उत्तरी सागर ब्रिटेन के ऊपर, यूके के नॉर्थ में आपको देखने को मिलने वाला है, राइट। These are all the important water bodies of the world, important water bodies of the world. That's it, Labrador Sea. अब इसके ऊपर आ गया है ये वाला आपका, इस पेनिनसुला को क्या कहा जाएगा, नॉर्वेजियन पेनिनसुला। नॉर्वे है यहाँ पे, ठीक है ना, अलग अलग कंट्रीज हैं जिसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहते हैं। यहाँ पे नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा नॉर्वेजियन सी।
इसके ऊपर चले जाएंगे तो बैरेंट सी, ये सारा कौन सा आर्कटिक वाला एरिया देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट आप चले जाएंगे यहां पे रशिया के ऊपर कारा सी, ये भी आर्कटिक का ही पार्ट है। इसके आगे और इधर साइड में चले जाएंगे लैप्टिव सी, तो कारा सी, लैप्टिव सी, बैरेंट सी, दे आर द आर्कटिक जोन, जो कि यूरोप और एशिया के नॉर्थ में सी हैं, वाटर बॉडीज हैं, राइट। अगर ये यूरोप का फार ईस्टर्न रीजन जो है इसे साइबेरिया कहते हैं, तो ईस्ट साइबेरिया के ऊपर कौन सा सी है? ईस्ट साइबेरियन सी, ईस्ट साइबेरियन सी। एंड अकॉर्डिंगली हमने पढ़ लिए हैं कौन कौन से दुनिया के इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं और कौन से सीज हैं। मेजर तो ये है, माइनर और भी रहेंगे, मैं बताता चलूंगा, है ना। अब हम पढ़ते हैं दुनिया के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा हुआ? जितने भी कॉन्टिनेंट्स हमने पढ़े ना, उसमें सबसे बड़ा है आपका एशिया। अगर हम देखें यहां पे तो यूराल पर्वत है, और ये यूराल पर्वत जो है यूरोप को एशिया से पृथक करता है, सेपरेट करता है। यहां पे अगर हम बात करेंगे आपके पास में, तो सिनाई पेनिनसुला देखने को मिलेगा एक। ये सिनाई पेनिनसुला वो है, वो अफ्रीका को पूरे यहां पे एशिया से पृथक कर देगा, ठीक है ना। ये वाला जोन जो है आपका मिडल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया है। ये वाला जोन जो है इंडिया और इसके आसपास के कंट्रीज, ये साउथ एशिया है। बाकी जो आसियान कंट्रीज हैं ये सारे, इसको साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है। चाइना है, जापान है, इसको हम लोग ईस्ट एशिया में, मंगोलिया है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से इसको सेंट्रल एशिया में कहा जाता है आपके पास में। बाकी रशिया का कुछ भाग जो है, जो पूर्वी भाग है, वह एशिया का भाग है। इसलिए रशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट, एक ऐसा कंट्री है जो दो कॉन्टिनेंट्स में। कौन कौन से दो कॉन्टिनेंट्स हैं? इसका कुछ भाग, जैसे मॉस्को वाला भाग यूरोप वाले रीजन में, बाकी यूराल पर्वत के ईस्ट वाला भाग जो है वह एशिया में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है आपका आइलैंड कॉन्टिनेंट्स के नाम से जाने जाने वाला ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूजीलैंड, ये दोनों कलेक्टिवली जो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स में ही इनको डिनोट किया जाता है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट कंट्रीज कौन सी है। देखो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट कंट्री अगर देखा जाए रशिया है। सो फार आपके पास में इसका एक्सटेंशन अगर हम देखें तो ये इस तरीके से पूरा फैला हुआ है, ठीक है ना। तो रशिया इज लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो सर सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? देखो रशिया आप देखेंगे कितने छोटे, फिनलैंड से लेकर के क्रीमिया तक, ये यूक्रेन तक, और फिर ये कजाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया, चाइना से लेकर के नॉर्थ तक। सो इट इज हैविंग ए लॉट ऑफ लैंड, वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो सो फार जोग्राफिकली रशिया सबसे बड़ी कंट्री है। किस दृष्टिकोण से? फ्रॉम पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन में तो इंडिया नंबर 1 है, चाइना नंबर 2 है। तो ये किस दृष्टिकोण से? एरिया वाइज, ठीक है सर। अब हम बात करें सर सबसे छोटी कंट्री कौन सी है। आप देखेंगे यहां पे है इटली। इटली के अंदर एक छोटा सा एरिया आपको देखने को मिलेगा जहां पे पोप बैठे हैं, जो कि क्रिश्चियन धर्म के धर्मगुरु भी हैं, ठीक है ना। वेटिकन सिटी नाम क्या है इसका? वेटिकन सिटी। ये पूरा का पूरा इटली है, भूमध्य सागर के अंदर, ये तैरेनियन और एड्रियाटिक सी के बीच में। और इस इटली की पेनिनसुला में जो है आपको देखने को मिलेगा वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑन द ग्लोब, और इसकी राजधानी है रोम। दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। इसके आगे अगर हम लोग दोस्तों बात करें, हमें पढ़ना है अब लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज। दुनिया में सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है दोस्तों? अगर हम लोग बात करें भारत की, हमारा देश, तो हमारा देश इंडिया जो है वह लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि जनसंख्या हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज दे रखा है, सार्वभौमिक मताधिकार है, 18 वर्ष की आयु से ऊपर के कई सारी जो जनसंख्या है। दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो भारत है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा लोकतंत्र। सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? कमेंट करके बताओ तो एक बार। सबसे पुराना है 1788 के अंतर्गत लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक तरीके से बना हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे 1888, 1988 एंड देन 2024। लगभग आपके पास में यहां पे कितना टाइम पीरियड में लेके चलूं? 225 साल से भी पुराना, मोर देन 2 सेंचुरी ओल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारा। 1947 में आजाद हुए, 1949 में संविधान को हमने जो है, जनता ने बेसिकली जो है जनता को, भारत के संविधान को इंगित किया। तो लगभग हम देखें तो भारत की आजादी के उपरांत भी लगभग 70-75 वर्ष की हमारी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री रही है।
तो हम सबसे ओल्डेस्ट नहीं है, हम सबसे लार्जेस्ट है नंबर वाइज स्पीकिंग। सबसे ओल्डेस्ट जो है टाइम वाइज स्पीकिंग आपका यूएसए है 1788। और आई गेस वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी पता होगी। अब बात करें दुनिया में सबसे बिगेस्ट और सबसे हाईएस्ट कौन कौन सी सिटीज है, यहां पे मैं बिगेस्ट की बात करता हूं, ऑब्वियसली द एरिया इज इन्वॉल्व, तो यहां पे टोक्यो है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज देखा जाएगा टोक्यो जापान 1.4 करोड़, एक छोटा सा शहर है दोस्तों, है ना। 2021 के सेंसस के अनुसार यहां पे लगभग 1,40,00,000 लोग जो हैं यहां इस जापान के टोक्यो में रहते हैं। लार्जेस्ट सिटी पॉपुलेशन दुनिया में कहीं की है तो वह टोक्यो की है, जापान में ये रहा टोक्यो, यह याद रख सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसके अलावा बिगेस्ट सिटी बाय भी पूछा जा सकता है। बिगेस्ट सिटी में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो माउंट ईसा करके जो है यह ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक शहर का नाम है। ऑस्ट्रेलिया का जो माउंट ईसा शहर है यह 45,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों, माउंट ईसा। और ये इतना बड़ा, मतलब ज्योग्राफिकली इतना बड़ा एक कोई शहर हो सकता है तो वो ऑस्ट्रेलिया में हो, मिलने को आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। यह माइनिंग के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए और फार्मिंग के लिए जाना जाता है। हाईएस्ट सिटी ऊंचाई के ऊपर, तो दुनिया की छत किसे कहा जाता है, पामीर, है ना। उसके आसपास का कौन सा प्लेट्यू है, तिब्बत। तो इसी हाईलैंड और इसी तिब्बतन प्लेट्यू के आसपास में आपको वेंचुआन देखने को मिलेगा। तिब्बत का जो है वेंचुआन, वह जमीन से लगभग समुद्र तल से 16,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पे है। तो दुनिया में सबसे हाईएस्टली लोकेटेड या फिर सबसे ऊंचा जो आपके पास में अगर सिटी देखने को मिलेगा तो वो कौन सा है दोस्तों, वेंचुआन इन तिब्बत। तो अभी आपको बिल्कुल पता है कि जनसंख्या के आधार पे टोक्यो, साइज के आधार पे है ईसा, और यहां पे अगर पूछ लिया जाए हाईएस्ट ऊंचाई एलिवेशन के आधार पे तो आप तिब्बत के वेंचुआन का नाम इंगित करने वाले हैं, राइट। वेंचुआन हाईएस्टली लोकेटेड सिटी ऑन द अर्थ। अब कुछ डैम्स, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इनका भी आपको ध्यान होना चाहिए। लार्जेस्ट डैम कौन सा है दुनिया में? लार्जेस्ट डैम जो है वो ग्रैंड कुली डैम बताया जाता है दोस्तों, जो कि वॉशिंगटन यूएसए नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। ग्रैंड कुली डैम वॉशिंगटन यूएसए के अंतर्गत देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बहुत ही बड़ी जो है जल प्रपात परियोजना के रूप में बनाया गया था, जल विद्युत परियोजना में। लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? लार्जेस्ट डेल्टा, आ जाओ आप हमारे भारत में आपको देखने को मिलेगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। यह डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टाई क्षेत्र के अंतर्गत है और दुनिया का सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया जो डेल्टा के अंतर्गत है वह यही है। सो दिस इज द लार्जेस्ट डेल्टा एरिया वाइज ऑन द प्लेनेट अर्थ। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लार्जेस्ट डेजर्ट्स कौन से हैं? सर डेजर्ट्स तो हमने काफी पता है, कोल्ड है, हॉट डेजर्ट्स है, पर सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो अफ्रीका का सहारा डेजर्ट है। दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट, हॉट डेजर्ट्स में से, गर्म मरुस्थलों में से सहारा डेजर्ट इन द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। एरिड जोन है, शुष्क क्षेत्र है आपके पास में, और ये है एरिया जो है पूरा एरिड है। इसके नीचे के एरिया को आप सब सहारा क्षेत्र भी कहा जा सकता है, आपके पास में साहिल क्षेत्र भी कहा जाता है। सेमी एरिड क्षेत्र है, रिसोर्सेस कम है यहाँ पे, इरिगेशन कम है यहाँ पे, पॉपुलेशन कम है यहाँ पे, हेंस यहाँ पे काफी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा? देखो आइलैंड कॉन्टिनेंट तो ऑस्ट्रेलिया है, पर सबसे लार्जेस्ट अगर आइलैंड पूछ लिया जाए ना दोस्तों तो यह है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है यह अपने आप में ही आइलैंड है क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो एक शब्द होता है पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब कोई भी लैंड अगर तीनों साइड से पानी से घिरा है, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये एक पेनिनसुला हो गया आपके पास में, अरेबियन पेनिनसुला हो गया आपके पास में, ठीक है ना। सो कैलिफोर्निया पेनिनसुला हो गया आपके पास में, मलय पेनिनसुला हो गया आपके पास में। दिस इज हाउ यू नो। बट आइलैंड्स क्या है? वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होगा। तो ग्रीनलैंड इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यह पता होना चाहिए आपको। क्यों है भैया? कौन कौन से यहाँ पे जो है आसपास में एरियाज से ये कवर्ड है? अगर आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड के एक तरफ है बैफिन, इधर है ग्रीनलैंड सी, इधर है लैब्राडोर सी, चारों तरफ से यह पानी से घिरा हुआ है। आप कमेंट में बताएंगे कि ग्रीनलैंड पे कौन सी कंट्री के जुरिस्डिक्शन में आता है, मतलब किस कंट्री का राज चलता है, किस कंट्री के क्षेत्राधिकार में यह एरिया आता है। सर सबसे लार्जेस्ट अगर मैं लेक कहूं तो सबसे लार्जेस्ट लेक जो है अगर हम बात करें आर्टिफिशियल, मानव निर्मित, सो लेक वोल्टा जो है अफ्रीका, एक वक्त क्या होता था कि घाना वाला जो क्षेत्र है यहां पे प्लांटेशन, एग्रीकल्चर और काफी नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन के लिए कॉलोनियल पावर आती थी।
अब उनको एग्रीकल्चर प्लांटेशन के लिए पानी चाहिए होता था, पानी के लिए क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पानी के लिए वगैरह, पानी को स्टोर करना होगा, कहां करेंगे, तो उन्होंने वोल्टा लेक बनाई घाना के अंतर्गत। आज भी ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल कृत्रिम मानव जनित जो है वह लेक के रूप में इसको जाना जाता है दोस्तों। वोल्टा याद रखेंगे, घाना के अंतर्गत है दोस्तों, है ना, घाना लेक वोल्टा। ओके, अब अगर हम बात करें अमेरिका के अंतर्गत, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वह दो देशों की सीमा के ऊपर है, नाम है अमेरिका और कनाडा। तो यूएसए और कनाडा की सीमा के ऊपर जो है आपको देखने को मिलेगी स्वीट वाटर लेक्स, है ना, जिसको हम लोग कहीं न कहीं आपके पास में 5 ग्रेट लेक रीजन भी कहा जाता है। उन ग्रेट लेक रीजन में से एक लेक है लेक सुपीरियर। यह लेक सुपीरियर का पानी अमेरिका और कनाडा के सीमावर्ती क्षेत्र में है, तो इन दोनों के बीच में साझा किया जाता है, ठीक है ना। तो उत्तरी अमेरिका की लेक सुपीरियर बाय फार एरिया वाइज दुनिया की सबसे बड़ी, क्षेत्रफल आयतन की दृष्टिकोण से लार्जेस्ट स्वीट वाटर मीठे पानी की झील है। ओके सर, गॉट इट। तो यह पूरा है ग्रेट लेक रीजन, सुपीरियर, यूरॉन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो। इसमें से सुपीरियर, यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, यह तो कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर के ऊपर है। लेक मिशिगन जो है वो एंटायरली यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंतर्गत ही है। यह आपके मिशिगन राज्य जो अमेरिका का है पूरी तरह उसके अंतर्गत आती है, इसको याद रखना है दोस्तों आपको। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कैस्पियन सी की बात करते हैं। दुनिया में मीठे पानी का तो हमने लेक सुपीरियर का नाम ले लिया, खारे पानी की है कैस्पियन सी। तो ये कैस्पियन सी अभी जो हमने पढ़ा था लार्ज वाटर बॉडीज में, है ना, जो कि एशिया के अंतर्गत ही है। तो यह कैस्पियन सागर जो है मित्रों दुनिया में सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है, खारे पानी की झील है, ठीक है। यह याद रखने योग्य स्टेटमेंट है। अब यूपीएससी कई बार या कई एग्जाम में पूछा गया है कैस्पियन सागर के चारों तरफ कौन कौन से कंट्रीज है, विच कंट्री सराउंड्स द कैस्पियन सी, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया। दैट यू शुड नो। तो कोई भी वाटर बॉडीज जब भी आए तो उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। हाईएस्ट माउंटेन पीक्स के बारे में कई बार यूपीएससी पूछती है दोस्तों। हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो है हमारे हिमालयस के अंतर्गत देखने को मिलती है, जो कि नेपाल के अंतर्गत है, ठीक है ना। हाई एलिवेशन से हिमालय, यंग फोल्ड माउंटेन, है ना, और ये यंग फोल्ड माउंटेन की हाईएस्ट पीक 8,848 मीटर, 8,848 मीटर्स टॉल, द माउंट एवरेस्ट इन नेपाल। एंड मतलब माउंट एवरेस्ट एक ऐसी माउंटेन हो गई भैया कि इसमें चाइना की साइड से भी इस पे चढ़ा जा सकता है और नेपाल की साइड से भी चढ़ा जा सकता है। तो चाइना में इसको दूसरा नाम से जाना जाता है, नेपाल में दूसरे नाम से जाना जाता है। दुनिया इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है। एलिवेशन याद रख सकते हैं 8848 मीटर्स। मूविंग फॉरवर्ड, यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे द नेक्स्ट वन, हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस। तो दुनिया में सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस जो पर्वत श्रृंखलाओं में हमारा हिमालयाज आता है। हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन है, इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर कहीं न कहीं ये फोल्ड माउंटेन वलित पर्वत हिमालयाज बने, राइट। दे आर स्टिल हैविंग द टेक्टोनिक मूवमेंट। इसी कारण ये वाला एरिया क्या है, अभी भी टेक्टोनिकली एक्टिव है और अर्थक्वेक प्रोन जोन है, ठीक है। सो हिमालयाज इज समथिंग दैट यू शुड नो। फिर है लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। तो लार्जेस्ट में तो आपका हिमालय आ गया, अब लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में कौन सा सबसे ज्यादा है। तो लंबाई में भी यहां पे दो चीजें, एक है एंडीज माउंटेन, साउथ अमेरिका के अंदर नॉर्थ से लेकर साउथ तक साउथ अमेरिकन प्लेट जो है पैसिफिक प्लेट से टकरा रही है, कोलाइड कर रही है। क्या बनेगा, दो प्लेटों के टेक्टोनिक कॉलिजन के कारण, कन्वर्जेंस के कारण कहीं न कहीं बीच के सेडिमेंट अपलिफ्ट होकर के फोल्ड माउंटेन बना देंगे, एंडीज माउंटेन। बट याद रखना कि यह लॉन्गेस्ट माउंटेन है ऑन द कॉन्टिनेंट। अगर हम बात करें अटलांटिक ओशन तो उसके बीच में यहां पे मिड ओशनिक रिज है, मिड ओशनिक रिज, मध्य महासागरीय कटक इसको कहा जाता है। तो अटलांटिक मिड ओशनिक रिज जो है दोस्तों वह सबमर्ज्ड है पानी के अंतर्गत, और इस जोन में क्या होता है, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री, नीचे से लावा आता है और रिजेस बनती रहती है। यहां पे क्या बनता रहता है, रिजेस बनती रहती हैं। तो आप देखेंगे कि एंडीज तो वो खाली साउथ अमेरिका के नॉर्थ से साउथ तक फैली हुई है, पर अगर मैं बात करूं मिड ओशनिक रिज का तो यह तो ऊपर से शुरू हो रही है, यहां पे आपका आइसलैंड देखने को मिलेगा, इससे लेकर के साउथ तक जा रही है, साउथ अटलांटिक तक जा रही है। तो दुनिया में लगभग आपके पास में अर्थ के ऊपर से इक्वेटर तक, इक्वेटर से वापस साउथ तक फैली हुई है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होगी जो सबमर्ज्ड है पानी में, वह है अटलांटिक मिड ओशनिक रिज। याद रहेगा, ये भी तो एक रेंज ही है, ठीक है ना। और अगर आपके पास में कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है तब तक एमओआर पे मत आना, तब तक आप खाली एंडीज ही रखना, ठीक है ना। पॉपुलरली नोन एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द अर्थ। और यहां पे आपके पास में
इसका माउंट एकोंकागुआ है, हाईएस्ट पॉइंट है 6962 मीटर्स के एलिवेशन के ऊपर इसको देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं बिगेस्ट और डीपेस्ट ओशियंस पॉइंट्स की। बिगेस्ट ओशन कौन सा है? सबसे पहले तो अगर हम उसकी बात करें, बिगेस्ट ओशन में आपका है पैसिफिक ओशन। देखो मैंने अभी ग्लोब हाथ में लेके तुमको दिखाया था, I have this globe in my hand and if you are able to observe बच्चा, यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं ग्लोब को रोटेट कर रहा हूँ, बाकी सारे वाटर बॉडीज थोड़ा थोड़ा एरिया ले रहे हैं, पर ग्लोब का लगभग आधा सरफेस आपको देखो, ये पूरा का पूरा सरफेस, ये हाफ ऑफ द सरफेस इज वाटर। दिस इज स्पेसिफिक, हाफ ऑफ दिस प्लेस एंड हाफ ऑफ दिस प्लेस मर्ज टुगेदर, दिस इज पैसिफिक। दुनिया का सबसे बिगेस्ट और डीपेस्ट ओशनिक पॉइंट कौन सा है दोस्तों? आपका पैसिफिक है, प्रशांत है। और इसी प्रशांत महासागर में ही आपको देखने को मिलेगा इसका डीपेस्ट पॉइंट भी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चैलेंजर डीप, मरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच। अच्छा, ट्रेंच क्या बनती है? जहां दो प्लेटें टकराती हैं, कन्वर्जेंस होती हैं, भारी प्लेट क्या होती है आपके पास में? सबसाइड हो जाती हैं, और जब वो सबसाइड होती हैं नीचे जाकर के वो एक खाई का, ट्रेंच का निर्माण करती हैं, राइट। मरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड एज वेल, ठीक है ना, सबसे डीपेस्ट पॉइंट है आपके पास में, इसको याद रखने योग्य है। दिस ऑल पॉइंट्स हैज टू बी रिमेंबर्ड। और लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है? देखिए दुनिया में पेनिनसुला किसको कहा जाता है? जो तीनों तरफ से पानी से गिरा हो, इधर पर्शियन है, इधर एडन आ गया, इधर रेड सी आ गया आपके पास में, तो अरेबियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। इससे बड़ा और कोई पेनिनसुला या प्रायद्वीप नहीं देखने को मिलता है जो कि तीनों तरफ से पानी से, वाटर बॉडी से, जल निकाय से घिरा हुआ हो आपके पास में, है ना। एक तरफ यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये रेड सी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कोल्डेस्ट प्लेसेस। दुनिया में सबसे ठंडे प्लेसेस कौन कौन से हो सकते हैं? दुनिया में सबसे ठंडे प्लेसेस में जो है दोस्तों नाम आता है एंटार्क्टिका का, एक पिक पॉइंट है वॉस्टॉक। ये एंटार्क्टिका दक्षिणी ध्रुव का एक कॉन्टिनेंट है ना, और ये कॉन्टिनेंट पे बेसिकली क्या है? पूरी बर्फ जमी हुई है, क्योंकि ये फ्रिजिड जोन में, ध्रुवीय पोलार रीजन के अंतर्गत है, एंड हेंस इस वॉस्टॉक रीजन में टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है, इट समटाइम्स गोज इन -90 डिग्री सेल्सियस एज वेल। सबसे ड्राइएस्ट, सबसे कम बारिश कहां होती है भैया? सबसे कम बारिश, सबसे शुष्क, सबसे ड्राई स्थान आपको देखने को मिलेगा दुनिया में अटाकामा डेजर्ट। जो भी हमने यहाँ एंडीज माउंटेन पढ़ी थी ना, इसी एंडीज माउंटेन के बीच में एक डेजर्ट भी पाया जाता है, और उस डेजर्ट में बारिश बहुत कम होती है। चिली देश के अंतर्गत पाया जाने वाला अटाकामा डेजर्ट दुनिया का सबसे शुष्कतम, दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, जो कि पेरू, बोलिविया और चिली में फैला हुआ है। मुख्यतः चिली देश का उत्तरी भाग, नॉर्थ पार्ट जो है वह अटाकामा डेजर्ट के अंतर्गत आता है। हम बात करने वाले हैं दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े और बिजिएस्ट सी पोर्ट्स की। समुद्री बंदरगाह भी कई बार परीक्षाओं में आते हैं, उनकी क्यों ना जानकारी ले सर। तो दुनिया में, यूरोप में जो है आपको यूरोपोर्ट, रॉटरडैम, नेदरलैंड्स वाले इस एरिया में यहां देखने को मिलेंगे। यह यूरोपोर्ट जो है, रॉटरडैम जो है, यह दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट्स में एक, बंदरगाहों में से एक जाना जाता है ना। विश्व में सबसे प्रसिद्ध भी है, लार्जेस्ट भी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर्स, अब देखो लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में, लेंथ में कितनी जा रही है, लार्जेस्ट मतलब एरिया, कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है वो। अगर मैं लॉन्गेस्ट की बात करूं तो नाइल रिवर, नील नदी जो है अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में बहते हुए मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाती है आपके पास में। तो नील नदी क्या है आपके पास में? 6690 किलोमीटर की लेंथ यह क्रॉस करती है, और यह दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट नदी। आप अगर भारत के हो तो आपको गंगा नदी याद आ रही होगी, पर आपको पता होना चाहिए गंगा नदी इतनी लंबी नहीं है। तो गंगा नदी की लेंथ क्या है कमेंट में करके बताओ कि गंगा की लेंथ क्या है, तो यू विल नो, ओके ये तो सबसे लंबी नदी है। अब बात करेंगे सबसे लार्जेस्ट रिवर। तो दोस्तों सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है वो है अमेजॉन रिवर। अमेजॉन रिवर इस एंडीज से बहते हुए ये अटलांटिक की तरफ कहीं न कहीं फ्लो करती है। अमेजॉन रिवर जो है यह दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। क्यों? क्योंकि इसका जो अलग अलग यहां से जो जोन है जो कनेक्ट होता है आपके पास इसकी ट्रिब्यूटरीज, एक अच्छा खासा एरिया जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सदर्न अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग का अधिकांश हिस्सा जो है इस अमेजॉन रिवर से ड्रेन किया जाता है। हेंस यह लार्जेस्ट रिवर है दुनिया की। यह याद रखने योग्य विषय है दोस्तों, ठीक है ना। आप देखिए कितना भाग जो है, अधिकांश भाग जो है वो इसी से ही ड्रेन किया जा रहा है। मूविंग फॉरवर्ड द लॉन्गेस्ट रिवर डैम्स। देखिए रिवर डैम्स के बारे में भी हमने जाना था, है ना।
सबसे बड़ा कौन सा है? हमने ग्रैंड गुली की बात की थी अमेरिका के अंतर्गत, पर अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो आ जाओ भैया आप हमारे संबलपुर उड़ीसा के अंतर्गत। हीराकुड डैम जो है वह दुनिया का सबसे लंबा बांध है। लंबा मतलब कितनी लेंथ में वह बांध जो है वह बनाया गया है आपके पास। वहां पे एरिया की बात नहीं हो रही है, वहां पे लेंथ की बात हो रही है। हीराकुड डैम, हीराकुड डैम संबलपुर इन उड़ीसा इज द लॉन्गेस्ट डैम। फिर हाईएस्ट और लार्जेस्ट वॉल्केनोज की बात की जा रही है। हाईएस्ट का क्या मतलब हुआ? कितनी ऊंचाई पे, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे वो वॉल्केनो, वह ज्वालामुखी है। लार्जेस्ट का क्या मतलब हुआ? साइज, आयतन में कितना बड़ा है वो। ठीक है, दोनों की जानकारी लेते हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे इसी एंडीज के अंतर्गत, तो आपको एक वॉल्केनिक माउंटेन देखने को मिलेगी। अब ये वाला रीजन कौन सा है सर? दिस रीजन इज इक्वेटोरियल रीजन। अच्छा, इक्वेटोरियल रीजन के अंतर्गत यहां पे आपको एक देखने को मिलेगा हाईएस्ट वॉल्केनो। हाईएस्ट वॉल्केनो प्लेट्यू रीजन के अंतर्गत है, ओजस डेल सैलाडो। आपके समुद्री जल स्तर से लगभग 6885 मीटर की ऊंचाई पे यह देखने को मिलेगा। हाईएस्ट वॉल्केनो कौन सा है? बोलो, ओजस डेल सैलाडो। ओजस डेल सैलाडो है ना, यह आपका हाईएस्ट एवर वॉल्केनो है ऑन द फेस ऑफ अर्थ। इसके आगे हम बात करेंगे माउंट लोआ। माउंट लोआ है, यह हवाई आइलैंड जो है, हवाई कहते हैं ना हम लोग, कि सर नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूएसए है। यूएसए में 50 राज्य हैं, उसमें से एक राज्य है यूएसए का हवाई। हवाई इज अ स्टेट ऑफ द यूएसए, और यह पूरा का पूरा वॉल्केनो से जो निकला हुआ लावा है उसी से बना हुआ आइलैंड है दोस्तों। सो मोना लुआ, मोना लुआ जो है यह हवाई यूएसए के अंदर दुनिया का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा वॉल्केनो, मतलब इतना बड़ा वॉल्केनो कि इससे पूरा आइलैंड बन गया। वो आइलैंड और आइलैंड्स के साथ में जुड़ता गया, और आज की तारीख में वह पूरा का पूरा क्या है? अमेरिका का एक स्टेट का हिस्सा बन चुका है। समझेंगे? तो वहां पे काफी ऐसे हवाई के अंदर वॉल्केनो है, उसमें से मोना लुआ दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है। नेक्स्ट वी आर टेकिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द हाईएस्ट वाटरफॉल्स। दुनिया में सबसे बड़ा वाटरफॉल्स कौन सा? जलप्रपात, जहां पे पानी ऊपर से गिरता है। इसके अंतर्गत भी आपने ये नाम जरूर सुना होगा, एंजल फॉल्स वेनेजुएला। एंजल फॉल्स वेनेजुएला, ये पठारी रीजन है आपके पास में। यहाँ पे ब्राजीलियन प्लेट्यू वगैरह देखने को मिलेगा, और इस प्लेट्यू रीजन पे होने के कारण यहाँ से जब जो भी जलप्रपात, जो नदी का पानी ऊपर से गिरेगा, हैंस इट इज नोन एज द एंजल फॉल वेनेजुएला इज हैविंग द टाइटल कि यह दुनिया का हाईएस्ट फॉल है दोस्तों। ठीक है, हाईएस्ट फॉल एंजल फॉल्स, दैट इज क्वाइट क्लियर। ठीक है, एंजल फॉल्स ओवर हियर इन द गुआना हाईलैंड। ये हाईलैंड मतलब प्लेट्यू रीजन है। यू कैन सी दैट पूरा का पूरा एकदम सिनेमैटिक व्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे है ना, सिनेमैटिक व्यू ही है आपके पास में। फिर हम लोग बात करते हैं ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट की। देखिए स्ट्रेट क्या होता है? नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग द टू लार्ज वाटर बॉडीज। दो बड़े जल निकाय हैं, इसको कनेक्ट करने वाली बीच की वाटर बॉडीज को स्ट्रेट कहा जाता है। हिंदी में इसको जल डमरू मध्य लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जल डमरू मध्य। तो स्ट्रेट जो है दो बॉडी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाली वाटर बॉडी, जो छोटी वाटर बॉडीज है। ठीक है सर। अगर हम देखें डेविस स्ट्रेट, तो डेविस स्ट्रेट जो है दोस्तों वह यहां पे इन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हैं, और दुनिया की सबसे ब्रॉडेस्ट यह क्या है? वाटर बॉडीज में से एक है। ठीक है, डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट। ओके, तो ये बैफिन बे वाले रीजन और अटलांटिक को कनेक्ट करने का कार्य करती हैं दोस्तों। लार्जेस्ट बे और गल्फ कौन सी है? खाड़ी है आपके पास में, है ना, और ये बे होती हैं आपके पास में। तो लिखा दोनों को ही, गल्फ को भी खाड़ी लिखा जाता है, बे को भी खाड़ी लिखा जाता है। बस इनकी ओपनिंग को देखा जाता है कि अगर इनकी ओपनिंग आपकी ब्रॉड है तो उसको गल्फ नाम दे दिया जाता है, अदरवाइज इसको छोटी रहती है साइज में ओपनिंग इसकी, है ना, तो इसको बे नाम दे दिया जाता है। हिंदी में दोनों को ही खाड़ी लिखा जाएगा। तो लार्जेस्ट कौन सी है? सबसे बड़ी यहां पे जो है वह आपको देखने को मिलेगी हडसन बे। यह है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट यहां पे जो है बे के रूप में हडसन बे देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, हडसन खाड़ी, हडसन खाड़ी कनाडा के ऊपर, हडसन की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। फिर आपके पास में गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है आपके पास में यह भी है। देखना, याद करना, वो है बे। ये क्या है? लार्जेस्ट बे कौन सी है? हडसन बे। लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है? गल्फ कौन सा हुआ आपके पास में? गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। अगर आप देखेंगे तो रीजन क्या है कि सर ये जो ओपनिंग है यह थोड़ी वाइडन है, इसलिए इसको गल्फ नाम दे दिया। और उधर क्या समस्या थी सर? छोटी थी तो बे नाम दे दिया। तो अब आप समझ में आया कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल क्यों बोला, और इधर गल्फ ऑफ खंबात क्यों बोला? इट इज ऑल अबाउट द ओपनिंग ऑफ द वाटर बॉडीज, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको की जानकारी लेने के पश्चात विल टॉक अबाउट द लार्जेस्ट आर्किपेलिगोस। आर्किपेलिगो एक शब्द आता है, ये क्या है? आर्किपेलिगो मीन्स द ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स।
जो वॉल्केनो के कारण बने हो या फिर किसी और रीजन के कारण। जैसे ये पूरा का पूरा रीजन जो है ना, इसमें कई हजारों लाखों आइलैंड्स है इस रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में, आसियान कंट्रीज है यहाँ पे। तो आर्किपेलिगोस इज ग्रुप ऑफ आइलैंड, कई सारे आइलैंड्स का अगर समूह होगा तो उसे आर्किपेलिगो के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। लार्जेस्ट आर्किपेलिगो कौन सा होगा, तो लार्जेस्ट है आपका इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, अन्य अन्य आपको 3000 से भी ज्यादा आइलैंड्स इंडोनेशिया में देखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़ा आर्किपेलिगो नेशन कौन सा है आपका, आपका इंडोनेशिया है दोस्तों। आप देखेंगे कि यहां पे अंडमान और निकोबार के जस्ट नजदीक से शुरू होता है ये, है ना, राजधानी है जकार्ता, और लास्ट में जाते जाते ये पपुआ न्यू गिनिया के पास, ये बोर्नियो आइलैंड का भी इसका आधा हिस्सा इंडोनेशिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर तक का ये फैला हुआ है कि नहीं बड़ी बात, isn't it a big thing? It is indeed a very big thing। अगर मैं गॉर्जेस की बात करूं, गॉर्जेस क्या होते हैं दोस्तों, दे आर नथिंग बट द वैलीज, बट यहां पे वैलीज जो होती है जनरली वी शेप होती है, बट अगर वैलीज यू शेप हो जाए आपके पास में, उसमें वर्टिकल इरोजन ज्यादा हो, है ना, कि सर कहीं हार्ड रॉक है और बीच में जो सॉफ्ट रॉक हुआ करती थी उसको पानी जो है पिघलाता गया और साथ में बहा के ले गया, तो उस वाले रीजन में डीप वर्टिकल इरोजन ज्यादा हो जाएगा और उसके कारण गॉर्जेस फॉर्म हो जाएंगे। दुनिया में सबसे बड़ा गॉर्जेस जो है हमें ग्रैंड कैनियंस में देखने को मिलेंगे इस वाले रीजन में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, है ना, क्योंकि आसपास में जो है लाइम टोपोग्राफी ज्यादा होती है, तो जो चूना होता है पानी में बह जाता है, पीछे क्या बच जाती है, उसके इरोजन के कारण बने हुए गॉर्जेस। तो सबसे बड़े गॉर्जेस हैं ग्रैंड कैनियन गॉर्जेस, यू कैन सी द फोटोग्राफ्स एज वेल, राइट। सो ये था दोस्तों इस मैपिंग सीरीज का ओवरव्यू। कैसा लगा ये मैपिंग सीरीज का ओवरव्यू आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि आप मैपिंग में और क्या क्या जानना चाहेंगे, यू कैन जस्ट गिव मी कि अगला वीडियो किस पे बनना चाहिए। आई सी यू टुमारो अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम डाउनलोड करें, सर्च करें जगदीश जहांगीर सर PW एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल राइट अवे। Thank you all. Jai Hind, Sarvada Shaktishaali, and God bless you all. I'll see you tomorrow. Thank you.